राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। बनारस से अब इनपुट्स मिल रहे हैं। आप लोग को ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बनारस में एक चर्चा चल रही है कि मोदी जी बनारस में हारते हारते बचे हैं। जी हाँ, सिर्फ 1.5 लाख का मार्जिन बचा हुआ था। आज एक मैंने न्यूज पढ़ी जिसमें बनारस की जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सबका लेआउट दिया गया था कि कहां से कितने वोट मिले हैं, और सिर्फ एक कैंट विधानसभा ऐसी थी जहां से अच्छा खासा मार्जिन मिला है। बाकी 4 विधानसभाओं में तो 10-10, 20-20 हजार के मार्जिन से जीते हैं मोदी जी। तो अब मेरे लिए बड़ी ये क्यूरियोसिटी है भैया कि ऐसा क्या हो गया कि बनारस के लोग मोदी जी से इतने नाराज हो गए। ऐसा क्या हुआ? तो मेरी आज एक खाटी बनारसी से बात हो रही थी जो कि बनारस की नब्ज को समझता है, पहचानता है। तो मैंने पूछा, भैया क्या हुआ, ऐसा क्या नाराजगी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई बनारस में? अब क्या मतलब बनारस का पेट मोदी जी भी नहीं भर पा रहे, ऐसा क्या है बनारस में कि मतलब आपका सांसद जो है प्रधानमंत्री बन गया तब भी आप संतुष्ट नहीं है बनारसी? तो उन्होंने मुझे कुछ बड़ी बेसिक, बड़ी जरूरी बातें जो है वो बताई। सबसे पहले, बनारस लोकसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोट मल्लाहों का है जो नाव चलाते हैं, निषाद। ये बहुत बड़ा तबका जो है गंगा जी में नाव चलाकर सदियों से उनका वही पेशा है। गंगा जी में नौकायन, पुराने जमाने में सारा व्यापार नाव के ही माध्यम से होता था ना। ठीक ठाक शिप्स चला करते थे, बड़ी बड़ी नावें चलती थी जो कि मालवाहक होती थी। ये भाई ट्रक बस तो अब आई है ना, ट्रेन 100-150 साल पहले से, हजारों सालों से तो इन्हीं नदियों के थ्रू ही तो सारा मालवाहन होता था शिप्स में। तो ये मल्लाह कम्युनिटी ही करती थी, इसके अलावा मछली। बनारस में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है टूरिज्म की, जिसमें जो मल्लाह है, नाविक हैं, वो नाव से टूरिस्ट को गंगा जी में भ्रमण कराते हैं, नौकायन कराते हैं। अब वहां पे एक अफवाह चल रही थी कि गुजरात की कंपनियां, गुजरात के व्यापारी आकर हमारे नाव के बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे। तो मैंने पूछा, ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे, क्या हुआ? बोला, नहीं वो कुछ जो क्रूज चलने लग गया, या जो मोटर बोट्स वगैरह कुछ चलने लग गई, कुछ मोटराइज्ड बोट्स चलने लग गई। तो ये अफवाहें, अफवाह तंत्र, और ये चुनाव जो है अफवाहों पे लड़ा गया है, विस्पर कैंपेन, कान में। तो जो विरोधी पक्ष था वो मल्लाहों को ये समझाने में सफल रहा कि मोदी जी की गुजरात लॉबी, गुजराती बिजनेसमैन आकर तुम्हारे मल्लाहों के धंधे पर कब्जा कर लेंगे, और ये क्रूज वूज सब इसीलिए चलाए जा रहे हैं। अब दुनिया क्रूज में घूमा करेगी, न कि तुम्हारी नाव में घूमेगी। तो सब रोजी रोटी का संकट उनको एक पैदा कर दिया गया, काल्पनिक। जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे, जैसे संविधान बचाने के लिए जो लड़ा जा रहा था चुनाव, उसी तरह भैया रोजी रोटी बचाने की संकट आ गया नाविकों के सामने। अच्छा, हुआ क्या कि वो पैकेज बेचे जाने लगे कि आप जाइए काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, उसी में रहना, खाना, घूमना, टैक्सी। कुछ कंपनियां ऐसी आ गई जो टूरिस्ट को पूरा पैकेज बेचने लग गई। ये नॉर्मल बात है। अब इसका दुष्प्रचार हुआ कि जो आएगा, जो करोड़ों सैलानी और भक्त और
टूरिस्ट और तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको गुजरात की कंपनियां पहले से ही पैकेज बना के दे रही हैं, वो उस नाव में घूमेंगे जो उस पैकेज वाली नाव होगी। ऐसी अफवाहें चल रही थी। तो मल्लाह जो है, लोग बताते हैं कि मल्लाहों ने अब मोदी जी के खिलाफ वोट दिया या वोट नहीं देने निकले या क्या किया, ये पता नहीं है, पर मल्लाह कम्युनिटी जिसका 2.5 लाख वोट है वह नाराज कर दी गई थी। पहला कारण ऐसा ये लोकल बनारसियों ने बताया है। दूसरा कारण पंडा समाज। लोग बताते हैं कि साहब पंडे बड़ा नाराज हैं। अच्छा, बनारस के पंडे हैं कौन? बनारस के पंडे वो हैं जो कि घाटों पे पूजा पाठ कराते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं, मंदिर में और हजारों मंदिर हैं, तो उनकी जो पूजन अर्चन का जो एक इकोनॉमी है पुरोहित वर्ग की, प्लस वो जो रिकॉर्ड रखते हैं अस्थि विसर्जन वाले और वो सब जो है, हालांकि वो तो ज्यादा गया जी में और आपके हरिद्वार में होता है, पर शायद बनारस में भी होता है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर पंडों की एक बहुत बड़ी लॉबी है और पंडों की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और पंडे बड़े कुख्यात भी रहे हैं कुछ, कि यात्रियों को लूट लेने में, लूट इन द सेंस कि जबरदस्ती, कि भैया पूजा करा देंगे, एक बार जब पूजा करा दिए तो अब 11,000 दो, 21,000 दो। मैंने बहुत सारे पंडों को बाहर के श्रद्धालुओं से बाकायदा झगड़ा करते, गुंडाई करते, जबरदस्ती पैसा, गुंडागर्दी करके 21,000 रुपया वसूल लेना, 11,000 रुपये वसूल लेना। एक पूजा कराई, जब 11,000 रुपये दो, ऐसी गुंडाई करते मैंने अपनी आंख से देखा है। हजारों ऐसे, लाखों केसेस हुए होंगे आज तक बनारस में, और ये सब निर्बाध चला आ रहा था। तो इस चीज पे मोदी जी के आने के बाद, इस अंधेर गर्दी पे टूरिस्ट को लूट लेना, श्रद्धालु को या तीर्थयात्री को लूट लेना इस पंडा तंत्र द्वारा, इस पे रोक लगाने की कोशिश की गई। इससे नाराज थे लोग। उसके बाद वहां पे जब जो कॉरिडोर बन गया, तो कॉरिडोर में ऐसा बताते हैं, अब कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, वहां पे एक और था कि सब वो लड्डू वड्डू भी सब अब गुजरात की कोई कंपनी बेच रही है, या वहां फूल माला ये सब बेचने का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उसके बाद जूते जाते रखने का उसके लिए काउंटर बन गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब भाई, अब जब भाई पहले कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, अब 12 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आखिर व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, व्यवस्थाएं तो चेंज होगी समय के साथ। तो हो सकता है वहां के जिला प्रशासन ने, वहां के मंदिर प्रशासन ने, वहां सरकार ने मोदी जी के इनिशिएटिव पे कुछ ऐसे प्रशासनिक चेंजेस जिससे कि श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, टूरिस्ट को कम से कम असुविधा हो, बेहतर सुविधा मिले, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए होंगे, पक्की बातें किए होंगे। तो उससे लोकल लोग बहुत नाराज थे। अच्छा, आम जनता भी एक बात को लेकर नाराज थी, अरे यार ये देखा, ये कॉरिडोर बन गल तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है बनारस में, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि आदमी पे आदमी चपा हुआ है, पैदल चलने की जगह नहीं है, गाड़ी और रिक्शा और तांगा और वो सब जो ई रिक्शा है वो कहाँ चलेगा, जब पैदल ही सड़क पे इतने आदमी आए। भाई 12 करोड़ साल के आदमी आ रहे हैं। अब यार एक बात बताओ ना, और कोई शहर होता तो खुश होता, बोले कि और लोग होते, यार यार इतने लोग आ रहे हैं तो कितनी बड़ी इकोनॉमी बिल्ड हो गई हमारी। पर नहीं, बनारसी नाराज है। इतना भीड़ काहे हो गई, इतना ज्यादा आदमी काहे आ रहा है बनारस में, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, लोकल लोग को। पहले बनारसी जहां मर जाता था, घाट को एकदम हगनहट्टी बना, जहां बहुत ज्यादा लोग हगते हैं उसको हम लोग के यहाँ पूर्वांचल में हगनहट्टी बोला जाता है। यहाँ पूरा गांव है, मतलब सड़क के, पुराने जमाने में इंदिरा जी ने जो और नेहरू जी के सपनों का जो भारत बनाए थे, वो तो पूरा देश तो हगनहट्टी था, आपको याद होगा। आपको याद है वो दृश्य? मुझे बचपन में वो दृश्य भूलता ही नहीं है, जब हम ट्रेन में ट्रेवल किया करते थे। और चूंकि बीइंग अ फौजी किड, फौजियों के बच्चे तो साल में 4-4
ट्रिप हमारे ट्रेन के आम बात थी, लंबे लंबे 12-12, 24-24, 48 घंटे वाले ट्रेन ट्रिप्स मुझे बचपन के याद हैं। तो बचपन की मुझे ट्रेन की यात्रा की एक ही स्मृति थी कि सुबह के टाइम आप खिड़की से बाहर देख नहीं सकते थे, कि पता लगा पूरा हिंदुस्तान सड़क के किनारे, सॉरी रेल पटरी के किनारे बैठ के हग रहा है। और बाप रे बाप, मुझे याद है जब शहरों में ट्रेनें घुसती थी ना, तो पूरा शहर ही पटरी के किनारे मॉर्निंग में बैठा होता था। मैंने कहा यार कितना एम्बैरसिंग सीन होता था वो। खैर भगवान की दया से अब मोदी जी आए हैं तो कम से कम इस चीज में सुधार हुआ है। तो बनारस में घाट के किनारे बस 1-2 घाट ही बचे थे, ये दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट और एक तो जो मेन घाट है। नहीं तो उसके जैसे ही आप दशाश्वमेध घाट से गंगा जी के किनारे किनारे घाटों पे पैदल चलते हुए 80 की तरफ आएंगे तो आगे जाके टोटल अग्निहट्टी थी। पूरा बनारस वहीं बैठ के हगता था और टोटल इट वाज अ बिग हीप ऑफ शिट। अब मोदी जी ने वो ठीक ठाक करा दिया है, घाट वाट सुंदर हो गए हैं, जगह जगह जो है स्वच्छता का आग्रह होने लग गया है। अब कुछ सुअरों को तो दिक्कत होगी भाई, अरे यार पहले कितना मजा रहा है, चारों तरफ हक गल रहा है, क्या बनारस में क्या शानदार हगनहटी थी। ये मोदी आया कि सब ताला साफ कर दिया, तब कुछ सुअरों को दिक्कत तो होनी स्वाभाविक है। अब मोदिया ये भी कहता, हमारे जैसे लोग कहते हैं साले बनारसी पान खा के पिचर पिचर थूकता है तुम लोग, गंदा आदमी। बनारस के लिए तो, बनारसी के लिए तो पान खा के आपके कपार पे थूक देना वो है, संस्कृति है भाई हमारी। भाई हमको साला पान खा के थूकने से कैसे कोई रोक सकता है? बनारसी को हक है पान खा के आपके कपार पे थूक देगा बनारसी, रोक नहीं सकते। सांस्कृतिक हमारी विरासत है पान खाकर थूक देना। खैर साहब, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बनारसियों की कि इतना भीड़ काहे हो गया है, इतना ज्यादा ई रिक्शा चलने लग गया है। बनारस में हजारों 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 ई रिक्शा हो गया है। अरे भैया, तो उस हर ई रिक्शा से हर आदमी 2-2, 3-3 हजार रुपया रोज कमा भी तो रहा है, पर नहीं, लोकल बनारसी को बहुत कष्ट हो रहा है कि अरे यार इतना बिजनेस कहाँ होगा, लो इतना आदमी कहाँ आवत हूँ। मेरे एक मित्र हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पीसीएस हैं, जो कि इस वक्त मंदिर प्रशासक हैं। तो वो फेसबुक पे डेली हेड काउंट डालते हैं, उनका फेसबुक अकाउंट है, विश्वभूषण जी उनका नाम है, आप भी उनको सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे। तो एक दिन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये बताइए, आप जो ये रोज जो है 8 लाख 7 लाख 9 लाख की फिगर डालते हैं, कौन गिनती कराए, इसे झूठे बोल दे रहे हैं क्या? बोला है नहीं सर, नहीं है क्या बाबा, ऐसे झूठे नहीं बोल दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन गिनती करता है, कितना लाख आदमी आया और कितना लाख आदमी आया। जैसे एक बड़ा तर्क देते हैं ना रवीश कुमार टाइप के लोग कि कितनी लंबी लाइन लगेगी अगर इतने लंबे लोग, इतने लाख लोग विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे तो कितनी, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर लंबी लाइन गिनवा देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, कॉरिडोर बहुत चौड़ा हो गया ना, एक सिंगल लाइन में दर्शन नहीं हो रहा, बहुत चौड़ाई में दर्शन होता है। जैसे राम मंदिर में भी एक सिंगल लाइन में दर्शन नहीं होता है, एट अ टाइम कम से कम 1000 लोग दर्शन करते हैं, 5 मिनट में 1000 आदमी दर्शन करके निकल जाता है राम मंदिर में, अयोध्या जी में। तो ऐसे ही काशी विश्वनाथ में भी। तो उन्होंने कहा कि भैया बाकायदा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है जो कि हेड काउंट करता है। जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में, जो अगर एक ग्राउंड में 1 लाख आदमी है तो वो ड्रोन से ऊपर से, एक ड्रोन आपको ऊपर से करीब 1 किलोमीटर ऊपर से या जहां से भी वो कैमरा सेट कर देते हैं और वो सारे हेड्स की गिनती कर लेता है कि इस ग्राउंड में, इस रैली में या इस गैदरिंग में कितने आदमी हैं। तो कहते हैं वो 8-10 जगह उसका एक नेटवर्क बनाया जाता है और पूरे शहर में 10-15 जगह कैमरा लगा दिए जाते हैं। तो वो पूरे सभी हेड्स को काउंट करता है और फिर एक कंसोलिडेटेड एक पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि आज इतने लाख। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 12-14 मंदिर और भी हैं काशी विश्वनाथ के अतिरिक्त। सब लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं करते हैं, कुछ जो लोकल लोग हैं वो बाहर वाले उन मंदिरों में ही दर्शन पूजन करके लौट जाते हैं।
तो उनको अलग गिनता है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं उनकी अलग गिनती होती है। तो वो कुल मिला के वो फिगर जो है वो लगभग 12 करोड़ सालाना है। अब आप बताइए ना कि 12 करोड़ आदमी अगर आ रहा है रोज, जिसमें से कुछ 1-8 लाख लोकल होगा, बाकी तो सब बाहर से ही आ रहा है ना। 8 लाख अगर रोज आ रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 1 लाख लोकल होगा और 7 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं। तो भैया 12 करोड़ लोग साल का आ रहे हैं। अगर हर व्यक्ति 1,000 रुपए भी खर्च करता होगा जो बाहर से कहीं से चल के आया है, तो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो गई बनारस की, है कि नहीं? पर कुछ बनारसियों को बहुत दिक्कत है कि इतनी भीड़ काहे हो रही है भाई। खैर, और उसका एक कारण भी ना, बनारसी बड़ा फक्कड़ मिजाज होता है। उसने बोला यार हमारी मौज में पैसा कमाए चाहे नहीं कमाए, हमारी जो मौज है जिंदगी की वो नहीं, उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। बनारसी होता है वाकई बहुत फक्कड़ मिजाजी होता है। वहां पे आप एकदम कंगालपति और करोड़पति अगर अगल बगल बैठे होंगे आप पहचान नहीं पाएंगे कि फलाना जो ना, ये जो एक पतला सा गमछा लपेट के और दातुन रगड़ रहा है चबूतरे पे बैठ के और देश की पॉलिटिक्स बतिया रहा है, ये करोड़पति आदमी है। जी हाँ, आप नहीं पहचान सकते। बनारस का ऐसा मिजाज है, फक्कड़ मिजाज। तो तब इन सब कारणों से बनारस के लोग असंतुष्ट थे। अब बात यह है कि आखिर ऐसा कोई असंतोष था तो मोदी जी तो भाई अब प्रधानमंत्री हैं, वो तो जाके पकड़ेंगे नहीं। जो मोदी जी की लोकल टीम है, जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को मैनेज करते हैं, उनके पूरे चुनाव को मैनेज करते हैं, उनके पूरे एक सांसद का जो अपने क्षेत्र का जो मैनेजमेंट होता है उसको कौन लोग मैनेज कर रहे थे। और मोदी जी को पता ही नहीं चला कि उनकी लंका, उनकी जो, सॉरी लंका बोल गया, उनकी वहां लंका एक बनारस का एक मोहल्ला भी है जो BHU जो है वो लंका गेट कहलाता है। तो बनारस के लोग इतने असंतुष्ट हो गए हैं, मोदी जी को पता ही नहीं चला। और असंतोष का क्या कारण है उसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया। और जैसा कि मैंने कल के अपने वीडियो में भी जिक्र किया था कि कुछ सरकारी सांड छोड़ रखे हैं अमित शाह जी ने बनारस में, जिसमें एक बहुत कुख्यात पत्रकार है जो कि पैरेलल पावर सेंटर बन चुका है। उसका नाम पता नहीं, हेमंत शर्मा ऐसा कुछ बताते हैं। हालांकि मैंने तो जीवन में पहली बार अभी 4 दिन पहले उसका नाम सुना है। वो एक पैरेलल पावर सेंटर है और आधा, जैसे किसी जमाने में जो है लखनऊ में जो पैरेलल पावर सेंटर्स हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में, वैसा ही एक पैरेलल पावर सेंटर लखनऊ में चल रहा है। और योगी जी लाचार हैं क्योंकि उस पैरेलल पावर सेंटर को दिल्ली के कुछ सरकारी सांडों का संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली में जो बड़े बड़े सरकारी सांड है ना, सरकारी सांड के आंड इतने बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है? आपने देखा है कभी सरकारी सांड जो प्रजनन इत्यादि कार्यों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत सरकारी सांड लाए जाते हैं, उनके आंड इतने बड़े बड़े होते हैं एकदम कटहल जैसे। तो ये एक सरकारी सांड छोड़ रखा है अमित शाह जी ने, उसके भी आंड इतने बड़े बड़े हैं। मुझे लोग बोल रहे थे कि एक बाबा ज्यादा मत बोलो, बहुत पावरफुल आदमी है। तो मैंने कहा हमारा क्या डैश नोचेगा। खैर, तो भैया ये जो पैरेलल पावर सेंटर्स हैं ये क्या सिर्फ मलाई खाने के लिए हैं? क्यों? मोदी जी की नैया डुबो दिए होते गंगा जी में, मात्र 1.5 लाख से बड़ी मुश्किल से जीते हैं। हार भी सकते थे, 3 घंटा पीछे चले हैं। हालांकि जब मुसलमानों के मोहल्ले के जब EVM खुल रही थी तो उसमें मोदी जी 3 घंटा बनारस की काउंटिंग में पीछे चले हैं। बनारस के ही बड़े मूर्धन्य कवि हुए हैं, मूर्धन्य क्या हुआ बस ठीक है ठाक हुए हैं, नाम था उनका श्री कृष्ण तिवारी, अब तो शायद नहीं रहे, मरहूम हो गए हैं। उनकी एक कविता है, भीलों ने बांट लिए बन राजा को खबर तक नहीं, रानी हुई बद चलन राजा को खबर तक नहीं,
यहां जो है नैया डूब गई होती, मोदी जी को खबर ही नहीं थी। सवाल पूछे गए योगी जी से, गए योगी जी बनारस में इतना बुरा हाल क्या हुआ? तो मोदी जी बोले होंगे कि अपना जो सरकारी थड़वा छोड़ रखे हो इससे पूछो कितनी गाय गाभिन किया है, कितना नस्ल संवर्धन किया है। अरे सरकारी सांड छोड़े हो तो नस्ल संवर्धन के लिए छोड़े हो ना बनारस में, यूपी में। वही टिकट बांटा है 35 टिकट वाला जितना बोला, उसी के वही आंख नाक कान बना हुआ था दिल्ली वालों का। तो ये सरकारी सांड जो है इसका जरा टेस्ट कराओ कि कितनी गाय गाभिन किया है, कितनी बछिया पैदा किया है। बनारस में हारते हारते बचे हैं मोदी जी। तो ये सब कारण थे। और अगर बनारस सीट का ये हाल था, खुद मोदी जी का यूपी में ये हाल था, हेमंत शर्मा बनारस के हैं, रहते नोएडा में हैं, सत्ता चलाते हैं नोएडा और लखनऊ से बैठ के पूरे यूपी में, और जो भी उनके प्रतिनिधि थे योगी जी के, सॉरी मोदी जी के, बनारस में बाकायदा एक ऑफिस चलता है, उसको पीएमओ बोला, मिनी पीएमओ चलता है बनारस में एक। वो सब क्या कौन सी मलाई खा रहे थे? नैया डूबते डूबते बची। कैसे हूं मोदी जी बेचार घुट पी लिए पानी, बनारस में पिला दिए, बनरसिया साहब मोदी जी को पानी पिला दिए। और सरकारी सांड जो है खेत चर गए पूरा, फसल नहीं हुई एक को दाना। इसलिए भैया खैर अब भी समय है, संभल जाओ, 3 साल बचा है। किसी तरह इज्जत बच गई है, किसी तरह सरकार बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि सीट कम हुई है, टिप्पू यादव जैसे निकम्मे नकारे लोगों को उत्साह मिल गया, उनको पुनर्जीवन मिल गया, संजीवनी मिल गई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो एकदम मरे हुए थे वो भी जिंदा हो गए। समस्या यहां आई है। इसलिए मुझे लगा बनारस की रिपोर्ट है आप लोगों को दे दूं। जब बनारस का यह हाल था तो बाकी क्षेत्रों का क्या रहा होगा आप लोग स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरह एक अब अगली चर्चा इलाहाबाद की करूंगा, प्रयागराज जिसको कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।